हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एग्ज़ाम 2022 के लिए जीके स्पेशल में भौतिक विज्ञान से विविध से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस टॉपिक को हम पिनेकल के एसएससी सामान्य अध्ययन हिंदी माध्यम बुक से यहाँ कवर कर रहे हैं, जिसमें कि टॉपिक वाइज कवरेज किया गया है और यहाँ 6000 से प्लस टीसीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन रखे गए हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स के सभी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, आप देख सकते हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। और फिजिक्स का ये आज लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम सभी इम्पोर्टेंट विविध के प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, एसएससी के साथ साथ दोस्तों स्टेट लेवल और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए भी, जहाँ पर साइंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान विविध। रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट्स के लिए उपयोग की जाने वाली एए बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है 1.5 वी, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। 1.5 वी इस आकार की बैटरी के लिए मानक नाम मात्र वोल्टेज AA 1.5 वी बैटरी सबसे आम और व्यापक रूप से उपलब्ध संस्करण है, जो विशेष रूप से क्षारीय और जस्ता कार्बन सेल की होती है। का उपयोग घरेलू उपकरणों जैसे रिमोट कंट्रोल, छोटे खिलौनों और वायरलेस रसोई उपकरणों के लिए किया जाता है। नो मून किसका एक हिस्सा है? तो देखिए, नो मून धूप घड़ी का एक हिस्सा होता है। क्या है ये, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, नो मून एक धूप घड़ी का हिस्सा है जो छाया निर्मित करती है और यह शायद दुनिया का सबसे पुराना खगोलीय यंत्र भी है। इसका उपयोग सौर घड़ियों में किया जाता है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में बोलोमीटर, टेलीस्कोप और ट्रांसफार्मर भी थे, तो इनके बारे में देख लेते हैं। बोलोमीटर एक प्रतिरोध पुल की भुजाओं में से एक में काली धातु की पट्टी के तापमान में वृद्धि के माध्यम से विकिरण को मापने के लिए उपकरण है। ठीक है, टेलीस्कोप भी था ऑप्शन में, तो टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं के आवर्धित चित्र बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। ट्रांसफार्मर भी था यहाँ पर ऑप्शन में। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक वैकल्पिक वर्तमान सर्किट में से एक या अधिक अन्य सर्किट में स्थानांतरित करता है। निम्नलिखित में से किस कारक के कमी से बाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? सही आंसर है आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता। देखिए, बाष्पीकरण को आमतौर पर एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा एक तरल या ठोस वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आर्द्रता हवा में मौजूद जल वाष्प की सांद्रता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में जो भी दिया था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, आर्द्रता बाष्पीकरण की दर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परिवेश तापमान किसी भी वस्तु या वातावरण का हवा का तापमान होता है जहां उपकरण संग्रहित किए जाते हैं। इसे कमरे के तापमान के रूप में भी जाना जाता है। तरल की सतह के ऊपर हवा की गति को पवन ढाल कहा जाता है। यह जमीन के स्तर से ऊपर ऊंचाई में इकाई वृद्धि के साथ हवा की ताकत में वृद्धि दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन संरक्षी बल की विशेषता है? संरक्षी बल की विशेषता, तो देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन डी। इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनर्प्राप्ति योग्य होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनर्प्राप्त करने योग्य है। एक संरक्षी बल की विशेषता है, एक संरक्षी बल वह बल होता है जिसमें उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य केवल गति के आरंभ और अंत बिंदुओं पर निर्भर करता है। यह कार्य के दौरान किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। संग्रहित ऊर्जा काम के रूप में पुनर्प्राप्त करने योग्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जितना आपको यहाँ पर मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आप कथन पढ़ सकते हैं A, B, C, और मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको, और वीडियो को रोक कर आप इनके कथन पढ़ सकते हैं। देखिए, ठीक है। अब मैं आपको सही आंसर बताता हूँ इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी, किसी विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, ठीक है। ये सही है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सही कथन है कि किसी विशेष क्षण में समान प्रावस्था वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंगदैर्घ्य कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसके दोलन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होते हैं, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग एक तरंग है जिसमें माध्यम का कंपन तरंग प्रसार की दिशा के समानांतर होता है। एक तरंग की आवृत्ति प्रति सेकंड कंपन माध्यम में प्रत्येक घटक कण के दोलनों की संख्या होती है, ठीक है। अभी हमने ऑप्शन में जितना भी था उसके बारे में देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है टोनोमीटर, ठीक है। ऑप्शन ए, टोनोमीटर। देखिए, टोनोमीटर का उपयोग किसी व्यक्ति की आंख के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में विस्कोमीटर भी था। विस्कोमीटर का प्रयोग द्रवों की श्यानता मापने के लिए करते हैं। ऑडोमीटर भी था ऑप्शन में। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग साइकिल या कार जैसे वाहन की गति को मापने के लिए किया जाता है। माच मीटर, ठीक है। मैक मीटर होना चाहिए, ऑप्शन में था मैक मीटर एक उड़ान उपकरण है जो हवा की गति और ध्वनि की गति का अनुपात देता है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। तो देखिए, इसमें से सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, देखिए, विद्युत क्षेत्र की शक्ति एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। वेक्टर मात्रा के अन्य उदाहरण विस्थापन, वेग, त्वरण हैं, जबकि गति, वेग का परिमाण, समय और द्रव्यमान अदिश हैं। प्रतिदिन सुबह कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है। राइट आंसर है अलार्म घड़ी का बजना, ठीक है। अलार्म घड़ी के बजने में क्वांटम यांत्रिकी निहित है, क्योंकि घड़ी की दीवार प्लग से निकलने वाली दोलन विद्युत प्रवाह का उपयोग करके समय को चिन्हित करती है, जिसे प्रति सेकंड ठीक 60 बार दोलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और जो दोलन करता है क्वांटम भौतिकी का उपयोग करके वर्तमान को स्वयं नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं किया जाता। तो सही आंसर रहेगा लेड एसिड सेल का, ठीक है। इसका नहीं करते हैं तो किस किस का होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल का होता है, पारा सेल का, जिंक आयरन सेल का होता है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। घड़ियों में लेड एसिड सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। यह एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जिसका आविष्कार पहली बार 1859 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी गैस्टन प्लांट ने किया था। यह अब तक बनाई गई पहली प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, एलईडी का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए, राइट आंसर रहेगा लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड। मिलीकन के तेल के बूंदी प्रयोग में तेल की बूंदी को ऐसे बलों के अधीन रखा गया था जिनकी प्रकृति किसकी श्रेणी में नहीं आती है। तो इसका सही आंसर है स्थिर चुंबकीय, ठीक है। स्थिर चुंबकीय। देखिए, मिलीकन के तेल ड्रॉप प्रयोग ने एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मापा। विद्युत आवेश से तेल की बूंदें विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और क्षेत्र को बदलकर दो प्लेटों के बीच संतुलित हो जाती हैं। जब आवेशित बूंदें स्थिर दर से गिरती हैं तो उन पर गुरुत्वाकर्षण और विद्युत बल समान होते हैं। पूरे प्रयोग में स्थिर चुंबकीय बल काम में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है। तो सही आंसर है जैव भार, ठीक है। ये जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है। देखिए, जीवाश्म ईंधन तब बनते हैं जब पौधे और जानवरों के अवशेष लाखों वर्षों तक दबे रहते हैं। बायोमास जीवाश्म ईंधन का एक हिस्सा, एक विकल्प है। यह ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक रूप है। ठोस को उनके घटक कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम की प्रकृति के आधार पर
किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखिए इसको क्रिस्टल और अनाकार के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, क्रिस्टलीय और अनाकार के रूप में। देखिए ठोस अवयवी कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम की प्रकृति के आधार पर ठोस को अनाकार और क्रिस्टलीय में वर्गीकृत किया जाता है। क्रिस्टलीय ठोस में स्पष्ट रूप से परिभाषित किनारे और फलक होते हैं, जबकि अनाकार ठोस में अनियमित या घुमावदार सतह होती है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा उनके स्रोतों, आवेश और धारा घनत्व सहित समीकरणों के एक निकाय को किस समीकरण के रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मैक्सवेल के समीकरण के रूप में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र और उनके स्रोत, आवेशों और धारा घनत्व वाले समीकरणों के समुच्चय को मैक्सवेल के समीकरण के रूप में जाना जाता है। मैक्सवेल ने सबसे पहले समीकरणों का इस्तेमाल विद्युत चुंबकीय घटना में उस प्रकाश को प्रस्तावित करने के लिए किया था। ठीक है, यहाँ पर दी ऑप्शन में नाम थे न्यूटन, बोर, आइंस्टीन। इनके बारे में जान लेते हैं। न्यूटन का समीकरण काइनेमेटिक्स और गति से संबंधित है। आइंस्टीन का समीकरण सापेक्षता के सिद्धांत से संबंधित है, जबकि बोर का समीकरण परमाणु भौतिकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में उनके सेवाओं के लिए विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, ऑप्शन ए। जान लेते हैं इनके बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में सैद्धांतिक भौतिकी में उनकी सेवाओं के लिए और विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कानून की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सही आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे सरल तत्व होने के कारण ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है। ऑक्सीजन ब्रह्मांड का तीसरा सबसे प्रचुर तत्व है। ठीक है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन सबसे सामान्य तत्व है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 47% है। गरज के साथ बिजली चमकने की घटना के दौरान क्या होता है? देखिए ऑप्शन यहाँ कट रहे हैं, आराम से देखिए, इसको पढ़ सकते हैं आप, वीडियो को रोककर आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी भी दिखाता हूँ, देखिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, गरज के साथ बिजली चमकने की घटना के दौरान, देखिए ऑप्शन डी सही है। प्रकाश गरज सुनाई देने से पहले दिखाई देता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका, व्याख्या में क्या कह रहा है। प्रकाश ध्वनि की तुलना में तेज चलता है, इसलिए बिजली के दौरान ध्वनि सुनाई देने से पहले प्रकाश दिखाई देता है। शब्द आस्केरियन विकिरण का संबंध विज्ञान के किस प्रकार क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है भौतिकी से, यानी कि फिजिक्स से। ठीक है, आस्केरियन विकिरण, जिसे आस्केरियन प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है, वह घटना है जिसके द्वारा एक कण घने ढांकता हुआ, जैसे नमक, बर्फ, चंद्र, रेजोलिथ में प्रकाश के चरण वेग से तेज गति से यात्रा करने वाला एक कण माध्यमिक आवेशित कणों की बौछार पैदा करता है। फौकॉल्ट के पेंडुलम के दोलन के विमान के घूर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए है कोरिओलिस बल जिम्मेदार है। ठीक है, कोरिओलिस बल जिम्मेदार है। देखिए कोरिओलिस बल एक जड़त्वीय या घर्षण बल है जो उन वस्तुओं पर कार्य करता है जो संदर्भ के एक फ्रेम के भीतर गति में है, जो एक जड़त्वीय फ्रेम के संबंध में घूमता है। कोरिओलिस बल फौकॉल्ट के पेंडुलम के दौरान के विमान के रोटेशन के लिए जिम्मेदार है। फौकॉल्ट का पेंडुलम पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने वाला एक आसान प्रयोग है। जुड़वा विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका सही आंसर है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत जुड़वा विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है। जान लेते हैं इसके बारे में। जुड़वा विरोधाभास के सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ा है, जिसमें समान जुड़वा शामिल हैं, जिनमें से एक उच्च गति वाले रॉकेट में अंतरिक्ष में यात्रा करता है और यह पता लगाने के लिए लौटता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जुड़वा अधिक उम्र के हैं। आप अपने और दो समय के निर्देशों के बीच शामिल वेग समय ग्राफ की वक्र के तहत क्षेत्र को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे विस्थापन। ठीक है,
क्या कहेंगे, विस्थापन। देखिए, सीधी रेखा गति में किसी वस्तु के विस्थापन की गणना करने के लिए आप वेग बनाम समय ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं। ग्राफ रेखा और समय अक्ष के बीच का क्षेत्र उस समय अवधि में वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान परिपत्र गति के लिए सही नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, एक समान वृत्तीय गति के लिए एक पिंड का वेग लगातार बदल रहा है और वृत्त की त्रिज्या के लंबवत है, साथ ही शरीर की गति स्थिर रहती है, दूरी विस्थापन के बराबर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान परिपत्र गति के लिए सही नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है। एक समान वृत्तीय गति के लिए एक पिंड का वेग लगातार बदल रहा है और वृत्त की त्रिज्या के लंबवत है, साथ ही शरीर की गति स्थिर रहती है, दूरी विस्थापन के बराबर नहीं है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन 264 नहीं है, लेकिन हम इसको अगले सेट में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में जल वाष्प को तरल पानी में बदल दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं संघनन। ठीक है, संघनन। देखिए, संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प द्रव जल में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिकी और खगोल विज्ञान में घटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखा जाने पर वर्णक्रमीय रेखा के दो या दो से अधिक घटकों को थोड़ा अलग आवृत्ति में विभाजित करना शामिल है। तो देखिए, इसका सही आंसर है जीमेन प्रभाव, ऑप्शन सी, जीमेन प्रभाव। देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं। इसको जीमेन भी कहते हैं, जिमन भी कहते हैं। तो जीमेन प्रभाव भौतिकी और खगोल विज्ञान में एक घटना है जिसमें प्रकाश के स्रोत को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वर्णक्रमीय रेखा को दो या दो से अधिक अलग अलग आवृत्तियों के घटकों में विभाजित करना शामिल है।